भिवानी परिवार मैत्री संघ के आज के इस पुस्तक चर्चा के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये कहावत भारतीय दर्शन में बहुत बार और लगभग आप सभी ने सुनी होगी। इसका अभिप्राय क्या है? अगर हमारी संतान स्वपूत है, यानी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, गुणवान है, शालीन है, तो हमें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी अगर हमारी संतान कुपूत है, यानी सुपात्र नहीं है, दुष्चरित्र है, दुर्गुणों से युक्त है, तो भी हमें अर्थ संचय की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी संतान सुपात्र है तो भले ही हम कितने ही दरिद्र हों, हम खाली हाथ हों, सारा कोष समाप्त हो, हमारी संतान अपने आप एकत्र कर लेगी, अपने आप अर्जन कर लेगी और हमारे जीवन को सफल बना देगी, हमें सुयश प्रदान करेगी। और अगर हमारी संतान कुपात्र है, दुर्गुणों से युक्त है, तो हम कितना ही अर्जित कर लें, कितना ही संचय कर लें, उसे भी वो नष्ट कर देगी। मित्रों, आज जिस कृति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह भारतीय मनीषा के इसी सूत्र पर आधारित है। वह कृति है अपने बच्चे को बेस्ट कैसे बनाएं, और इसकी लेखिका हैं रेखा गोपाल अग्रवाल। रेखा गोपाल अग्रवाल एक बहुत अच्छी तात्विक चिंतक हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया और भाषाई अभिव्यक्ति कौशल उन्हें मिला हमारे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार श्री अशोक चक्रधर के निर्देशन में पीएचडी करने से। इन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान से अनुवाद में डिप्लोमा भी किया है और प्राणिक हीलिंग का कार्य भी इन्होंने किया है। इस प्रकार से विषयों की विविधता और भाषाई अभिव्यक्ति कौशलों में पारंगत होने के कारण उनकी यह कृति एक विशेष कृति बन गई है। और सबसे बड़ी बात, जब भी कभी बच्चों की बात की जाती है तो स्वभावतः प्रकृति प्रदत्त विशेषता है कि महिलाएं बच्चों की मानसिकता को सही तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि बच्चे अपनी माँ के नज़दीक होते हैं, उनके समीप होते हैं। वो बच्चों के मनोविज्ञान को सही तरीके से समझ सकती हैं, विश्लेषित कर सकती हैं, उनका वर्णन कर सकती हैं। तो यह विशेषता भी रेखा गोपाल अग्रवाल की इस कृति में पूर्णतः व्यक्त होती है। मित्रों, आजकल बाजार में बिकने वाली पुस्तकों में यह विषय एक बहुत अधिक चर्चित विषय है, लेकिन यह कृति इसलिए विशेष हो जाती है कि इसमें लेखिका रेखा गोपाल अग्रवाल ने यहाँ वहाँ से केवल पठनीयता से अर्जित उद्धरणों संस्मरणों का संकलन इस कृति में नहीं किया है, अपितु उन्होंने अपने जीवन में, अपने बच्चों के लालन पालन में, पोषण में जो घटनाएं घटी उनका भी संकलन वर्णन इस कृति में किया है। एक तरह से यह कृति उनके दो बच्चे आर्यमन और अर्णव, उनके पालन पोषण में जो जो घटनाएं घटी, जिस प्रकार से उन्होंने उनको डील किया, उन्होंने हैंडल किया, उनके साथ व्यवहार किया और उनके जो सकारात्मक परिणाम मिले उनको उन्होंने पाठकों के साथ साझा किया है। मित्रों, इस कृति में इस विस्तृत विषय को 17 अध्यायों में बांटा गया है। वैसे तो यह विषय इतना विस्तृत है कि पूरे के पूरे बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन पाठकीय सुलभता के लिए आज जहाँ पर पाठक के पास समय नहीं है, जहाँ उपन्यास कहानियों में परिवर्तित हुए और कहानियाँ लघु कथाओं में परिवर्तित हुई, और जहाँ बड़े बड़े प्रबंध काव्य, खंड काव्य से कविताएं और कविताओं से क्षणिकाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहाँ इस विषय को इन्होंने इस कृति में
मात्र 180 पृष्ठों में समेट दिया है और इतने रोचक तरीके से लेखिका इसमें विषय का वर्णन करती हैं कि जैसे ही आप इस कृति को पढ़ना आरंभ करते हैं, इस पूरी कृति को समाप्त करके ही आप लौटेंगे। और इसमें केवल और केवल बाल मनोविज्ञान के दार्शनिक टीका टिप्पणियां उद्धरण ही नहीं हैं, वो आसपास के व्यवहार और संस्मरणों को जोड़ती हैं। इसके अंदर आपको कहानी और उपन्यास की रोचकता मिलेगी। यद्यपि रेखा गोपाल अग्रवाल ऐसा नहीं लगता कि कहीं वो अध्यापन के कार्यक्षेत्र से जुड़ी रही हों। वो पुस्तक की भूमिका में लिखती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण करते हुए जो अनुभव उनके आगे आए, उनको ही कृतियों के रूप में संजोया है। लेखिका बताती हैं कि एक दिन उनसे उनके बेटे ने कहा, मम्मी मैं अगले जन्म में भी आपका ही बेटा बनना चाहता हूँ। तो एक माँ के मन के अंदर कितनी खुशी होती होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। तभी लेखिका ने इस कृति को लिखने के लिए सोचा कि मैं अपने अनुभव, जिस प्रकार से अपने बच्चों को संतुष्ट कर पाई, बच्चे मुझसे संतुष्ट हुए, मैं बच्चों से संतुष्ट हुई, वो सबके साथ साझा करूं। ऐसे सात्विक भाव से इस कृति का प्रणयन होता है, यह कृति लिखी जाती है। लेखिका सबसे पहले लिखती है, हमें बच्चे के मन को समझना चाहिए। आरंभ में जब हम बच्चे की गतिविधियां देखते हैं तो हमें वो बिल्कुल निरर्थक लगती हैं, जबकि वास्तव में वो निरर्थक नहीं होती। लेखिका बताती है कि उनका बेटा एक माचिस लेकर के माचिस से कंप्यूटर का माउस बनाता है, सामने किताब को डिस्प्ले की तरह से रखता है और उसके साथ खेलता है। हमें निरर्थक लगेगा, हमें बिल्कुल कोरी कल्पना लगेगी, लेकिन बच्चा उसके साथ वास्तविक कंप्यूटर की तरह से खेल रहा है। न केवल वो स्वयं खेलता है, अपितु अपने सहपाठी, अपने भाई को भी बुलाता है उसके साथ और उसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो लेखिका अभिभावकों को, माता पिता को कहती है कि बच्चे की इन बातों के ऊपर, इन गतिविधियों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक स्थान पर वो कहती हैं कि एक दिन उसने देखा, कान लगाकर सुना, बच्चे को एहसास नहीं होने दिया, आभास नहीं होने दिया कि वो सुन रही हैं, और कमरे के अंदर उन्होंने अपने बेटे को एकांत में दो काल्पनिक पात्रों से बातें करते सुना। ऐसे इस प्रकार की घटनाओं से बच्चों की मनःस्थितियों को समझने में सहायता मिलती है। हमें उसे सकारात्मक भाव से ग्रहण करना चाहिए, उन्हें उनका अवलोकन करना चाहिए, न कि डांट डपट करके बच्चे को धमकाना चाहिए। यद्यपि एक अन्य स्थान पर वो सजा को भी आवश्यक मानती हैं। वो लिखती हैं कि बच्चा जब कोई गलत काम करे तो उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि उसने गलत काम किया है, इसे छोड़ा जाना चाहिए, यह आदत उसे छोड़नी चाहिए, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, उसके लिए सजा भी दी जानी चाहिए। लेकिन वो लिखती हैं कि सजा देने से पहले अगर हम बच्चे को सूचित नहीं करेंगे, इंगित नहीं करेंगे, संकेत नहीं देंगे कि यह कार्य गलत है, यह आदत गलत है, तो सजा से बच्चे के मन में उस कार्य के प्रति जो नकारात्मक भाव आना चाहिए था, उसे हम रोपित नहीं कर पाएंगे। अपितु बच्चा उद्दंड हो जाएगा, उसके मन के अंदर आक्रोश उत्पन्न होगा, हमारे प्रति विद्रोह उत्पन्न होगा। सजा के लिए भी सजा के सकारात्मक स्वरूप को वो पाठक के सामने प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने दूध का गिलास था वो बिखरा दिया, एक सजा उसकी ये हो सकती है, उसे पकड़ा, चपत लगा दी 3-4। दूसरी सजा उसकी ये हो सकती है कि उसके ऊपर डांट लगाई, उसे धमकाया। और तीसरी जो वास्तविक मनोवैज्ञानिक तौर पर सकारात्मक सजा, जिसका समर्थन लेखिका रेखा गोपाल अग्रवाल करती हैं, वो कहती हैं बच्चे को यह एहसास कराया जाए कि उसने गलत किया, और फिर
उससे कहा जाए कि फर्श पर बिखरे हुए दूध को वो साफ करे। न केवल साफ करे, अगर बच्चा इसमें असमर्थ है, छोटी आयु का है, तो उसका हमें सहयोग भी करना चाहिए। इससे बच्चे के मन में कभी भी आक्रोश और विद्रोह की भावना उत्पन्न नहीं होगी और वो सजा को सकारात्मक रूप में लेगा और इस प्रकार की आदतों को वो छोड़ देगा। इस प्रकार के अनेक उदाहरण संस्मरण वो अपनी स्मृति में वर्णित करती हैं, जो पाठकों के लिए बड़े रोचक होंगे। वैसे तो विषय बहुत व्यापक है, इस पे बहुत अधिक चर्चा की गुंजाइश है, बहुत अधिक विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में विस्तार से तो कृति के प्रति जो उत्सुकता, कौतूहल जो होगा, अगर सारी व्याख्याएं, सारी टीकाएं, सारे मैं यहाँ पर विश्लेषित कर दूंगा तो वो कौतूहल पाठकों का समाप्त हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये कौतूहल आपके मन में भी बना रहे और पठनीयता के प्रति आपका यह आकर्षण उत्पन्न हो। लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, लेखिका बहुत ही समझदारी से यहाँ जिन बच्चों को बेस्ट बनाने के लिए अपने अनुभव पाठकों के साथ साझा करती हैं, वह लगभग 10-12 साल की आयु तक के बच्चे हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के प्राथमिक कक्षाओं तक के, क्योंकि बाद में तो बच्चे की आदतें विकसित हो जाती हैं। हम आरंभ में ही बच्चे के अंदर अच्छे गुण, अच्छे संस्कार डाल देंगे तो बाद में उन्हें सही दिशा देने में सहज रहेगा। इसलिए लेखिका बच्चे के आरंभिक शिक्षण काल को, आरंभिक वय को, शुरुआती आयु को ही पकड़ करके उन्हें सही दिशा निर्देशन देने के लिए पाठकों का आह्वान करती हैं। तो निश्चित ही यह पुस्तक अपने बच्चे को बेस्ट कैसे बनाएं सभी पाठकों के लिए बहुत उपयोगी होगी और आप सबको पढ़नी चाहिए और घर परिवार के बच्चों को सही दिशा देने में यह आपका सहयोग करेगी। आप सबने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।